तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात की। तेलंगाना के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर आला ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात की और मुताल्लिका उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार व दीगर भी देखे गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया रोजगार मेला कामयाब रहा। 3000 से ज़ायद अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर और नामपली रुकन असम्बली माजिद हुसैन की ज़ेर निगरानी 6 जनवरी को रोजगार मेले का इनेकाद हुआ, जिसमें 3000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। माजिद हुसैन ने बताया कि तकरीबन 150 बच्चों को ऑफर लेटर्स दिए गए हैं। IT कंपनियों ने 550 से ज़ायद उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। उन्होंने रोजगार मेले में मुलाजमत के मौके हासिल करने से महरूम रहने वाले उम्मीदवारों को तरबियत फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। माजिद हुसैन ने बताया कि रोजगार मेले मुनक़िद करने का सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा और ज़्यादा कंपनियों के साथ ताउन करने, ख़वातीन को घर बैठे काम करने के मौके फराहम करने की कोशिश की जाएगी। नामपली रुकन असम्बली ने रोजगार मेले के इनेकाद को कामयाब बनाने में ताउन करने वाले सभी अफराद का शुक्रिया भी अदा किया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक मेगा जॉब फेयर रखा गया था और एक बड़ी कामयाबी आज इस जॉब फेयर में हमें हासिल हुई है। जो फुटफॉल यहाँ पे हुआ है, माने जो स्टूडेंट लोग जो नंबरात में आए हैं वो करीबन 3800 से ज़ायद लोग इस जॉब मेले को नौजवान बच्चों ने अटेंड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉब फेयर में स्पॉट जो ऑफर लेटर्स दिए गए हैं वो करीबन 150 बच्चों को ऑफर लेटर्स दिए गए हैं, जो सैलरीज करीबन 16,000 से लेकर 25,000 की रेंज में सैलरी पैकेज दिया गया और करीबन 150 ज़ायद बच्चों को आज के दिन ही रोजगार फराहम हुआ और करीबन 550 से ज़ायद बच्चों को जो IT सेक्टर से जो कंपनीज आए थे उन्होंने शॉर्टलिस्ट करते हुए उनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया है। यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में उनका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर एक कैंपस में इंटरव्यू होगा। मुझे यकीन है इन 550 बच्चों में से कई बच्चे को भी यहाँ इसमें नौकरी मिलेगी। तो हमारे दिल के मुतमईनी के हिसाब से एक बड़ा कामयाब जॉब फेयर आज मुंतखब किया गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। मगर मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि ये बस एक शुरुआत है। जिस तरीके से हमने जॉब मेलास का सिलसिला शुरू किया है उसमें भी ये शुरुआत है। हम इतने बड़े कामयाब जॉब मेले से भी बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं। हमने सीखा है कि किस किस्म से लोग कौन सी नौकरी के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। अगला जॉब मेले में हम बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर से और ज़्यादा कंपनीज हो। हम ये कोशिश करेंगे कि ख़वातीन के लिए यहाँ पे और ज़्यादा नौकरीज हो और हम ये बराबर ये कोशिश करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम जो ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा वैसे कंपनीज को भी हम अगले जॉब मेला में लाने की कोशिश करेंगे। अगले जॉब मेले में हम इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे कि एरोनॉटिकल फील्ड से भी यहाँ पे कंपनीज हो, HR रिलेटेड जॉब्स भी यहाँ पे मौजूद हो। आज के जॉब मेले से हमने बहुत कुछ सीखा है इस कामयाबी से और इंशाअल्लाह ताला ये बस शुरुआत है। आगे जाकर इसी को बुनियाद बनाते हुए अगला जॉब मेला और एक बड़ी कामयाबी के साथ और अच्छी प्लानिंग के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मुंतखब करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं मुकरम भाई का, हमारे जब्बार भाई का, आरिफ भाई का और हमारे हन्नान भाई का, जुनैद भाई का, शुएब भाई का, मुक्तदर का, तमाम लोग जो इस जॉब मेले में दिन रात मेहनत करें इसको ऑर्गेनाइज करने में, पूरे कंपनीज को लाने में, मनीष का और इस जॉब मेले को एक अच्छी और तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ाने में और बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने में जो टीम ने हमारी मदद की, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और ये टीम और मजबूती से काम करेगी और इंशाअल्लाह ताला ये जो एक शुरुआत की गई है अगला जॉब मेला और बड़े पैमाने पे और ज़्यादा कंपनीज के साथ और फोकस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपली हल्के में रखेगी। मैं तमाम वो नौजवानों का जो ये जॉब मेले में आए हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो सेलेक्ट हुए हैं, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और जो सेलेक्ट नहीं हो सके हैं मैं आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके सिलेक्शन में जो चीज़ों की परेशानी आपको हुई
उस पर हम काम करेंगे और आपको अगले जॉब मेले से पहले इंटरव्यूज किस तरीके से देना चाहिए, किस तरीके से आपका क्वेश्चनर होता है, किस तरीके से कंपनीज आपसे सवालात करेगी, ये जो बच्चे इस जॉब मेले में आए हैं उनको खुसूसी ट्रेनिंग देंगे ताकि ये जो बच्चे जो इस जॉब मेले में आए अगले जॉब मेले में एक अलग बॉडी लैंग्वेज के साथ, एक अलग तरीके का कार के साथ फिर से जॉब के लिए अप्रोच और कामयाब हो। हम जो आए हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे, जिनको कामयाबी मिली है उनको मुबारकबाद देंगे, जिनको कामयाबी नहीं मिली उनको हम तैयार करेंगे और अगले जॉब मेले के वास्ते इंशाल्लाह तैयार करेंगे। मुझे यकीन है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कमिटमेंट पे, मुझे यकीन है तमाम टीम मेंबरात पर कि हम अगला जॉब मेला और बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज करते हुए नौजवानों को और एक बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे कि वो रोजगार के लिए आगे बढ़े। मैं तमाम मीडिया का, तमाम लोगों का, ITI के तमाम ऑफिशियल्स का, यहाँ के प्रिंसिपल मैडम का, यहाँ के स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ पूरी तौर पे कोऑपरेट किया और इसका जॉब मेले को एक बड़ी कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कब है? नेक्स्ट हैदराबाद शहर में कुलहीन सनती नुमाइश का आगाज तो हो गया है, लेकिन मुंतजमीन बुनियादी सहूलियात और साफ सुथरा माहौल मुहैया करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कुलहीन सनती नुमाइश, जिसे हैदराबादी नुमाइश भी कहा जाता है, हर साल की तरह इस साल भी 1 जनवरी से शुरू हो गई। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है। जैसा कि सभी जानते हैं, कुलहीन सनती नुमाइश सोसाइटी नुमाइश के तमाम अखराजात बर्दाश्त करती है। नुमाइश के इंतजामात की जिम्मेदारी सोसाइटी के मेंबरान के जिम्मे होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सोसाइटी नुमाइश के इंतजामात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। नुमाइश में बुनियादी सहूलियात और साफ सफाई का फुकदान देखा जा रहा है। साल भर नुमाइश का इंतजार करने वाले अफराद का कहना है कि जब वो 40 रुपये दाखिला फीस अदा करके नुमाइश मैदान पहुंच रहे हैं तो आवारा कुत्तों की बहुतात नजर आ रही है। नुमाइश मैदान में जा बजा आवारा कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना में कुत्तों के बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों के बेशुमार वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन नुमाइश में लोगों के आगे पीछे कुत्तों को घूमता देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सोसाइटी को लोगों की हिफाजत की कोई परवाह ही नहीं है। कोरोना वायरस के मामलात और उसकी नई किस्म JN1 के मामलात तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंतजमीन ने लोगों से मास्क लगाने को कहा है, लेकिन नुमाइश में साफ सफाई के इक़दाम नहीं किए गए हैं। अवाम ने बताया कि बैतुल खला की साफ सफाई को नज़रअंदाज कर दिया गया है। बैतुल खला के आसपास ही कई होटलें कायम की गई हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी सूरत में बीमारियां, खासकर कोरोना वायरस फैलने का लाहक खतरा है। नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारान ने इस साल 25 लाख लोगों के नुमाइश का मुशाहदा करने की उम्मीद जताई है, लेकिन मुंतजमीन ने स्टॉल मालिकान और अवाम दोनों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को नज़रअंदाज कर दिया है। लोगों में नाक़स इंतजामात और बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर मायूसी पाई जा रही है। चूंकि नुमाइश शुरू होकर सिर्फ 6 दिन ही हुए हैं, तवक्को है कि मुंतजमीन नुमाइश आने वालों को एक खुशगवार और साफ सुथरा माहौल मुहैया करवाएंगे और हिफाजती इक़दामात को भी यकीनी बनाया जाएगा। हैदराबाद साइबर पुलिस ने सरमायाकारी और ऑनलाइन गेम्स के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 साइबर मुजरिमों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 करोड़ से ज्यादा नकद रकम और लैपटॉप जब्त कर लिए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने नामानिगारों को बताया कि साइबर क्राइम पुलिस ने हैदराबाद के एक शख्स की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। उस शख्स ने ऑनलाइन गेम खेली थी और उसे 70 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा के हितेश गोयल को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमान लोगों को डफाबेट की वेबसाइट पर सरमायाकारी की तरकीब दे रहे थे। गिरफ्तार अफराद के पास से 1 करोड़ 40 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। हैदराबाद CP ने बताया कि यूनिटी स्टॉक्स के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक शख्स को पकड़ा गया है और 3 करोड़ 16 लाख रुपये का नुकसान उठाने वाले एक मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई है। के श्रीनिवास ने बताया कि मुलजिमान के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपये मुंजमद कर दिए गए हैं और उनकी मदद करने वाले दीगर 2 अफराद को भी नोटिस जारी किया गया है। రెండో కేసు ఇది కూడా సిమిలర్ మోడస్ ఆపరెండి అండి, సైబర్ ఫ్రాడ్. కాకపోతే అది స్పెక్యులేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్
ఇదేమో ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇది ఇక్కడ అక్యూజ్డ్ రానక్ తానా సన్ ఆఫ్ జయేంద్ర, ఏజ్ 35 years, రెసిడెంట్ ఆఫ్ వాస్కోడి గామా, సౌత్ గోవా, ప్రస్తుతం నాగ్పూర్లో ఉంటున్నాడు. అతను మోడస్ ఆపరేండి అంటే ఈ గల్లిబుల్ ఇన్వెస్టర్స్కి మీరు యూనిటీ స్టాక్స్ అనే ఒక ఫిక్టిషియస్ ఫర్మ్, తర్వాత దాని యొక్క షేర్స్ ఉన్నట్టుగా చూపించి యూనిటీ స్టాక్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది చాలా మంచి లాభాలు ఇచ్చే ఫర్మ్ అని, డైరెక్ట్గా మీరు షేర్స్ కొంటే త్వరితగతిన లాభాలు వస్తాయని చెప్పి ల్యూర్ చేసి ఒక విక్టిమ్ హూ ఇస్ ఎ లేడీ అండ్ యంగ్ లేడీ, సో ఇన్వెస్ట్ చేయించేసి మొదట కొంత లాభాలు చూపించి తర్వాత చివరికి దాదాపు 3,16,00,000 పైగా ఆ యంగ్ లేడీ నుంచి వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆస్తిని ఆమె అమ్మేసి క్యాష్ని కూడా కన్వర్ట్ చేసి అందులో పెట్టడం జరిగింది, మోసపోవడం జరిగింది. సో దీని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ కండక్ట్ చేస్తే ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్టర్ రోనక్ తనా అనేవాడు, ఇతను హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ కింద ఇంతకుముందు కూడా చాలా అతని మీద కేసులు ఉన్నాయి బయట వేరే రాష్ట్రాల్లో. తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడంటే ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా కొంతమంది దగ్గర అతను కొంటాడు. అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసింది వేరు, బ్యాంక్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ వేరే ఉంటారు, కానీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నీ ఈ మధ్య ఇదొకటి మనకు ఒక పెద్ద సమస్యగా పరిణమించింది. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ స్పీడ్ కొరకు, ఎక్స్పీడియన్సీ కొరకు, కన్జ్యూమర్స్ యొక్క సౌలభ్యం కొరకు అది ఏర్పరిచారు. కానీ అది ఉపయోగించుకుంటూ ఆ సౌలభ్యాన్ని, ఆ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుంటూ ఈ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేస్తామంతే, మనకు ఫిజికల్గా అక్కడ ఉండదు. సంతకాలు చెక్ చేయడం కానీ మీకు తెలుసు, చెక్ బుక్లో మనం చెక్ రాస్తే సంతకం చేసి బ్యాంక్లో ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకుంటారు, చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆన్లైన్లో ఏంటంటే ద ఓన్లీ చెక్ ఈజ్ అవర్ క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ అవర్ పాస్వర్డ్స్ అండ్ అవర్ ఓటీపీస్. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది ఈ కస్టమర్స్ అంటే కొంతమంది క్లయింట్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకుని వాటిని ఆన్లైన్లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరపడానికి వేరే వాళ్ళకి అమ్మేసుకుంటారు. అవి వేరే వాళ్ళకు 50,000 కావచ్చు, 1,00,000 కావచ్చు. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు, అంటే వాళ్ళ పాస్వర్డ్స్తో సహా అన్నీ ఇచ్చేస్తే, అంటే నా అకౌంట్ నేను ఇంకొకరికి ఇచ్చాను అనుకోండి, అమ్ముకున్నానంటే ఏమవుతుందంటే ఆన్లైన్లో నేను నా దగ్గర కొన్న వ్యక్తి అతను పూర్తిగా అకౌంట్ ఓనర్ లాగా, అకౌంట్ హోల్డర్ లాగా అతను ఆపరేట్ చేస్తాడు. कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने सीवरेज लाइन के काम और वीडीसीसी सड़कों की असर-नौ तामीर का मुआयना किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने वाटर वर्क्स के ओहदेदारों और प्रोजेक्ट ओहदेदारों के साथ कारवान हल्के के हकीमपेट, टोली चौकी, एमडी लाइन्स, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, मोती दरवाज़ा और हीरा खाना में सीवरेज लाइन्स और वीडीसीसी सड़कों की असर-नौ तामीर का मुआयना किया। आपको याद दिला दें कि कारवान हल्के में सीवरेज सिस्टम की असर-नौ तश्कील के एक हिस्से के तौर पर ये काम जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की नुमाइंदगी पर इसके लिए 297 करोड़ रुपये के फंड्स मंजूर किए थे। एमएलए के हमरा पार्टी के इब्तदाई सदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। पुराने शहर के साबिर नगर इलाके में फिर एक बार कांग्रेस पार्टी और AIMIM के कारकुनान के दरमियान बहस व तकरार हुई। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद के साबिर नगर इलाके के KHK फंक्शन हॉल में प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स और मजलिस के कारकुनान एक दूसरे से भिड़ गए। कांग्रेस पार्टी रहनुमा फेरोज खान प्रजा पालना प्रोग्राम के आखिरी रोज KHK फंक्शन हॉल में दरख्वास्तों की वसूली का जायजा लेने पहुंचे थे कि वहां मौजूद खवातीन दरख्वास्त गुजारों ने महाना 2,500 रुपये रकम की अदायगी से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। रकम इस्तफादा कुनिंदगान को रास्ते तौर पर देने को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया, जिस पर फेरोज खान ने खवातीन से कहा कि रकम उनके बैंक खातों में जमा करवाई जाएगी, उन्हें किसी भी दरमियानी शख्स को पैसे देने की जरूरत नहीं है। फेरोज खान की इस बात पर वहां मौजूद कुछ मजलिसी कारकुनान भड़क गए और बहस व तकरार पर उतर आए, जिसके जवाब में कांग्रेस कारकुनान ने भी बहस व तकरार की।
वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने फौरन मुदाखलत करते हुए दोनों जमातों के कारकुनान को मुंतशिर कर दिया और हालात पर काबू पाया। बस मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो 2500 रुपये ये है ना, वो बीच अगर नहीं चले जाना, पूरी का नहीं खा लेना, हमारे घर तक आना, हमारे तक मिलना। आपके अकाउंट में गिरते बेफिक्र हो, कोई मीडिएटर नहीं, किसको 100 रुपए देने की, इसको भी 100 रुपए नहीं दे रहे जमात की तरफ से, यहाँ फ्री में फिलअप करा रहे जमात के तरफ से फ्री में। तुम खामोश बैठो, तुम खामोश बैठो, तुम खामोश बैठो, तुम खामोश बैठो। यही रहा भाई, यही रहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने कुर्मागुड़ा डिवीजन के बानो नगर में सीसी रोड की तामीर का मुआयना किया। असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने कुर्मागुड़ा कॉरपोरेटर शफात के हमरा कुर्मागुड़ा डिवीजन के बानो नगर में सीसी रोड की तामीर का मुआयना किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि बानो नगर में 29,46,000 रुपये की लागत से सीसी रोड की तामीर की जा रही है और ओहदेदारों को 1 हफ्ते के अंदर तामीरी काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। इस मौके पर एमएलए के हमरा पार्टी के सीनियर कायदीन समदानी खालिद, इब्तदाई सदर मोहतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। आज कुर्मागुड़ा डिवीज़न बानो नगर में एक सीसी रोड का काम का आगाज़ हुआ है, जिसमें मेरे साथ में यहाँ के मुकामी नुमाइंदा कारपोरेटर शफाहत साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर समदानी भाई, खालिद साहब और मोहल्ले के पूरे लोग इस गली के जहाँ पर रोड शुरू हो रहा है वो तमाम के तमाम मौजूद है। इस रोड की लागत है 29,46,000 29,46,000 का ये सीसी रोड का काम शुरू हुआ है बानो नगर में। इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर तमाम कामों को तेज़ी से चालू करवा रही है और तेज़ी से काम को आगे बढ़ा रही है। उसी के साथ ही हमने यहाँ पर आकर इस रोड का आगाज़ इनाग्रेट किया है ताकि ये काम फास्ट मुकम्मल हो जाए। मोहल्ले वालों का तमाम ताउन है, बस्ती के लोग तमाम के तमाम मौजूद है। हमने उनको यही दरख्वास्त की और रिक्वेस्ट की है कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते में वार फुटिंग पे ये काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में जो महल्ले के ज़िम्मेदार मौजूद हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने वरंगल मशरकी हल्के के मुख्तलिफ डिवीजनों में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और लोगों से दरख्वास्तें मौसूल की। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के आखिरी रोज कोंडा सुरेखा ने वरंगल मशरकी हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन में कायम मराकज़ का दौरा करते हुए लोगों से दरख्वास्तों की वसूली की और दरख्वास्तों की वसूली के अमल का जायजा भी लिया। रियासती वजीर का अवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम को लोगों की जानिब से भरपूर रद्द अमल मिल रहा है और हुकूमत को कायम हुए 1 महीना होने के बावजूद 2 वादे पूरे किए गए हैं और माबाकी वादों पर भी 100 दिनों में अमल किया जाएगा। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के परगी टाउन में तबलीगी जमात का इज्तिमा शुरू हो गया है। सह-रोज़ा इज्तिमा 6 जनवरी बाद नमाज फज्र से शुरू हुआ और ये पीर की दोपहर बाद नमाज ज़ोहर को ख़त्म हो जाएगा। इज्तिमा में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा पड़ोसी रियासत कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी तबलीगी जमात के कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँच रही है। पहले ही दिन 1 लाख से ज़ायद लोगों के इज्तिमागाह पहुँचने की इतलात मिल रही हैं। तेलंगाना हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की जानिब से इज्तिमा के इंतजामात के लिए 2,45,93,847 रुपये जारी किए हैं। आपको बता दें कि इज्तिमागाह में 2 आर्जी तालाब भी कायम किए गए हैं और आर्जी तालाबों के जरिए वजू खानों तक पानी सरबराह किया जा रहा है और इसके लिए 68 लाख रुपये खर्च करते हुए पाइपलाइन बिछाई गई है। शुरा के लिए 3 दिन के ताम के लिए 26 बावर्ची खाने भी कायम किए गए हैं। तमाम ज़रूरी सहूलियात का भी नज़्म किया गया है और ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के मराकज़ भी कायम किए गए हैं। पुलिस ने भी बेहतरीन हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया है। सिरपुर के रुकन असम्बली डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू ने सिरपुर पेपर मिल से खारिज होने वाली आलूदगी की आलूदगी कंट्रोल बोर्ड से शिकायत की है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने सिरपुर MLA डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कागजनगर और आसपास के इलाकों के लोगों को सिरपुर मिल से खारिज होने वाली फिजाई आलूदगी और आबी आलूदगी की वजह से दरपेश मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई, जिसके जवाब में सेक्रेटरी ने यकीन दहानी करवाई है कि वो आलूदगी फैलाने वाली मिल की तहकीकात के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे और इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सदर दफ्तर वाक़ दिल्ली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो मुतारिफ करा दिया। राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी लीडर्स 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज कर रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को पार्टी के दफ्तर वाक़ दिल्ली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो मुतारिफ करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 14 जनवरी से मणिपुर तक मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों से जुड़े मसाइल पर बात की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्लियामेंट में मुल्क से वाबस्ता मसाइल उठाने की जब कोशिश की गई तो हुकूमत ने बोलने की इजाज़त नहीं दी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसा वाक़या पेश आया जब 146 MPs मुअत्तल कर दिए गए। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों के दरमियान जाकर उनसे बात की जाएगी और समाज के हर तबके से मुलाकात कर उनकी बात सुनी जाएगी। दूसरी चीज, ये हम क्यों जा रहे हैं? लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है, भाई कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड। यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। इस देश के इतिहास में ये पहली बार है
कि इतने लोगों को सस्पेंड करना और इतने लोगों की बात नहीं सुनना और 26 पार्टियां 28 पार्टियां मिलके जो बात हम रखना चाहते थे उसको कोई मौका नहीं मिला। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री भी उधर आए नहीं हमारे पास, कम से कम पार्लियामेंट में झांक के तो देखे उन्होंने, लेकिन मेरे राज्यसभा में झांके भी नहीं। हालांकि दोनों जोड़ के ही है, तो क्या नफरत है मालूम नहीं हमसे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सरकार कोई अपनी गहरी चिंता व्यक्त भी नहीं की और जाने वाले जाने दो, सस्पेंड करो, उन्होंने कर दिया और सेशन खत्म हो गया। इसीलिए अब हम लोगों को ये बताने भी जा रहे हैं, और जो एनजीओस है, जर्नलिस्ट है, किसान है, छोटे मोटे व्यापारी है, दलित है और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल्स है और जो ट्राइबल सेक्शन है, ये सब लोग जुड़ जाते हैं रास्ते में और मिलते हैं। एक एक पॉइंट पे हमारी जो स्पीच होगी, जो बात होगी, वहाँ भी हम बताएंगे और लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ ये हमारी बात कहने के लिए नहीं, दूसरों की बात सुनने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। और हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 774 केसेस रिपोर्ट किए गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 4187 हो गई। मरकजी वजारत सेहत ने एक दिन में कोरोना के 774 नए केसेस और 2 अमवात होने का इंकशाफ किया है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 921 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। शरह सेहतयाबी 98.81% और शरह अमवात 1.18% रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस के साथ कोरोना के सब वेरिएंट JN1 के केसेस भी बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा कर्नाटक में 149 JN1 के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद केरला में 148 और महाराष्ट्र में 110 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर्स लोगों को चौकस रहने का मशवरा दे रहे हैं और लोगों से कहा गया है कि वो मास्क पहने, साफ सफाई को बरकरार रखें और कोरोना की अलामात जाहिर होने पर डॉक्टर से राब्ता करें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा HD क्लियरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।